हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वह है लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट्स है। पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट में इसको हम लोग एनएलएम भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है फ्रिक्शन। तो ये दोनों पार्ट में सबसे पहले हम लोग एनएलएम पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन। बच्चों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला ये कि जो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ यहीं पर यूज नहीं होने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर है, फिर रोटेशन। तो रोटेशन तक कंटिन्यूस जो है ये कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल्स में जहां हम लोग फंसते हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और दूसरा ये कि जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में देखेंगे ना, तो उसमें जैसे पढ़ाऊंगा तो आप देखो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैक्सिमम टाइप्स में जो है ना हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। एक तो डिटेल देखेंगे ही, जो कॉन्सेप्ट से बनता है, और कैसे उस डिटेल्ड मेथड में जो 7 लाइन या 8 लाइन में सवाल बनते हैं उसको एक लाइन में कैसे बना सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आप लोग को बताऊंगा हर चीज़ का, ताकि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा समय बच सके, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बहुत बेसिक चीज़, शुरुआती चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों। व्हाट इज फोर्स? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ ए पुश और ए पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पर हम धक्का लगाएं या उसको पकड़ करके खींचते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। तो उससे होता क्या है, तीन चीज़ हो सकता है। या तो कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको धक्का लगाए तो वो मोशन में आ गया, यानी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से, लेट 10 मीटर पर सेकंड से, उसको धक्का लगाएं, एक्सेलरेट कर गया, यानी यूनिफॉर्म मोशन उसका क्या हो गया, चेंज कर गया। तीसरा क्या हो सकता है, कोई बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, मारे फोर्स, पता चला इधर घूम गया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी ये तीन चीज में चेंजेस हो सकता है। या एक और चीज है, अगर चेंज नहीं हुआ तो टेंडेंसी होगा उसका चेंज करने का। ठीक, जैसे कि मान लो हाथ ऐसे रेस्ट में हम मारे तो देखो ये घसक ही गया, तो चेंज ही कर गया। दीवार को ही इतनी ताकत से जरा मारो ये घसका ही नहीं, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ, टेंडेंसी हुआ चेंज होने का। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ देखते हैं। तो यहां पर देखो, इट इज ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी, क्या है, चेंज करेगा या टेंड्स टू चेंज करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक, अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है। तो फोर्स का जनरली हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है जिसका कि मास m है, और ये मास जो है ना कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ये रेस्ट में है, हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट कर गया, तो फोर्स इक्वल टू क्या बोल देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताऊंगा। एक बात याद रखिएगा, क्या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ है? नहीं, ये गलत धारणा है। F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ और है, डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। उसका एक स्पेशल केस होता है कि अगर मास कांस्टेंट हो, फोर्स लगाएं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। तो ये तो चलो ठीक है कि रोड पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको धक्का मारा तो एक्सेलरेट किया। लेकिन अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब हम इस पर कुछ नहीं करते, बस छोड़ देते हैं, लो ये भी एक्सेलरेट कर गया, तो ये एक्सेलरेशन कहाँ से आया, ये ग्रेविटी के वजह से आया। पृथ्वी ने इसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो पृथ्वी ने खींचा, ग्रेविटेशनल जहां इन्वॉल्व होगा तो फोर्स ऑफ उसको क्या बोल देंगे, ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से, हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैसे में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, छोड़ दिए, नीचे गिरा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, m इंटू क्या बोल देंगे, g, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। यानी ये भी और ये भी फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इसी के आधार पर ना दो देखो जरा क्लासिफिकेशन है, एक है एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। बड़ी छोटा चीज़ है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता चला फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है सब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है यूनिट्स का, तो गया, वैसे भी गलत होगा। तो छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट यूनिट कब यूज करते हैं, F इक्वल टू ma, लेकिन ग्रेविटेशनल जब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। सबसे पहले इसका बात करते हैं। एब्सोल्यूट में देखो SI यूनिट CGS, SI यूनिट होता है न्यूटन, CGS यूनिट होता है डाइन। इसमें SI यूनिट होता है किलोग्राम वेट, जिसको कि किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं, KGF मूवी देखा होगा आपने। ग्राम वेट हो गया CGS, इसको हम लोग ग्राम फोर्स भी कहते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला
सबसे पहले क्या है, ये देखिए, जो हाँ फोर्स इक्वल टू है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक न्यूटन किसको बोलेंगे और एक डाइन किसको बोलेंगे? तो अगर एसआई यूनिट ले रहे हैं तो एसआई यूनिट एक न्यूटन उसको बोलते हैं कि अगर मास मेरे पास हो 1 kg और उस पर हमने फोर्स लगाया और वो एक्सेलरेट कर जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाया था। दैट फोर्स विल बी नोन एज 1 न्यूटन। अच्छा, डाइन किसको बोलेंगे? सीजीएस। तो देखो एक डाइन किसको बोलेंगे? मास हो 1 ग्राम और उस पर हमने फोर्स लगाया और वो एक्सेलरेट कर जाए कितना से? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम लोग बोलेंगे जो फोर्स हमने लगाया दैट इज क्या है? 1 डाइन। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है कि न्यूटन एंड डाइन जो हमने पढ़ा वो दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो भाई 1 न्यूटन जो है हम जानते ही क्या होता है, 1 kg मास है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो, डाइन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करते सीजीएस में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया। ठीक, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये सीजीएस में सेकंड तो सेकंड ही होता है, तो सेकंड स्क्वायर। टोटल कितना आ जाएगा? देखो 3 और 2 5, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन। यानी कि ये बन जाएगा 10⁵ और ये हो गया डाइन। यूनिट्स डायमेंशन में भी हम लोग ये कन्वर्जन पढ़े थे, वहाँ अलग तरीके से सॉल्व करते थे, यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। अब चलते हैं जरा इसमें ग्रेविटेशनल में कि कैसे कैसे है। ठीक है, यहां पर F इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? mg। तो 1 किलोग्राम वेट किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे 1 किलोग्राम वेट उसको बोलते हैं फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं जब मास मेरे पास 1 kg हो और ग्रेविटी उसको खींचे कितना से? g से, और g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एसआई सिस्टम में। तो 1 किलोग्राम वेट हम इसको बोलते हैं। ये बहुत बार न्यूमेरिकल के अंदर आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में है ना रखना है। इसको जरा मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो देखो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते क्या हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यूटन। देख लो यहाँ पे, यानी कि ये बन क्या जाएगा मेरा? 9.8, ये हो गया न्यूटन। तो रियल में 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। देखना जरा, जब हमने g का वैल्यू 9.8 लिया तो ये 9.8 न्यूटन आया, लेकिन मैक्सिमम टाइम सवाल में जो है अक्सर दिया रहता है g का वैल्यू 10। तो अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 के जगह पर रिप्लेस कर देंगे 10, तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, बहुत बार ये आएगा। ये हो गया। ठीक, अब जैसे किलोग्राम वेट पढ़ लिए, इसको किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते थे। 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। अब ग्राम वेट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होगा? ग्राम वेट, तो फोर्स इक्वल टू mg है। 1 ग्राम वेट क्या होगा? तो बोलेंगे देखो सीजीएस सिस्टम, ठीक है, तो मास होता है 1 ग्राम और उस पर जो g हो, तो g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में चेंज कर दो तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेकेंड ही होता है टाइम, तो ये आएगा। यानी कि अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा, इंटू 100 करें बटे 10, 10 चला गया। इतना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देखिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? डाइन के बराबर होता है। यानी कि 1 ग्राम वेट अगर कभी दिया रहे तो किसके बराबर हो जाएगा? 980 डाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा कन्वर्जन। अक्सर सवाल में ना जैसे किलोग्राम वेट दे देता है और हमको निकालना होता है न्यूटन में, तो इससे करें। 5 किलोग्राम वेट रहेगा तो 10 इंटू 5, 50 न्यूटन। इस तरह से कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से थोड़ा देर तक कम से कम जो जो वर्ड्स मैं बोलूंगा एक्सप्लेनेशन में ना, उसको बहुत अच्छे से जो है दिमाग के अंदर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि रोटेशन तक ये यूज होने वाला है। ये थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होते हैं बच्चों। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है अभी हम लोग के लिए रोटेशन तक कम से कम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
अगर डायरेक्ट मैं बताऊं तो ये 11th में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, यहाँ भी जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, ये तीनों क्लास 12th का सिलेबस में है, लेकिन मजबूरी है हमको कि इसको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रो के बारे में भी पढ़ लेंगे और काम चलाएंगे। मैग्नेटिक अभी बच्चों समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, 12th में पढ़ेंगे, यानी यहाँ कहाँ 12th में, ठीक। अब आइडिया लग गया, देखते हैं एक एक कर करके। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सब चीज को जो है ना एक एक करके देखते चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई? ऐसा फोर्स जो एक्ट करता हो दो मासेस के इंटरेक्शन में, मतलब जब भी दो मास कोई डिस्टेंस पर रखा हो, इंटरेक्ट एक दूसरे से कर रहा हो, तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो हमेशा दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। जैसे कि आइडिया होगा, पढ़े भी होंगे हम लोग, M1 M2 हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ ए फोर्स। ये फोर्स दिया कैसे जाता है? तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू कितना होता है? Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये G का वैल्यू, ठीक है, हालांकि अभी हम लोग को कोई ज़रूरत वैसा है नहीं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 G FR स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2, तो ये मास मतलब kg का होल स्क्वायर, ये हो गया। हमको बस इतना मतलब है कि जब भी कोई दो मास इंटरेक्ट करेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्सेस कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, अट्रैक्टिव होता है। ये देखो, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई? इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल देखोगे ना, तो यहाँ से लेकर के रोटेशन तक का सब फोर्स आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भरा पड़ा है। आगे ये SHM वगैरह चैप्टर भी पढ़ेंगे 11th में, वहाँ पर सब है। एक और फोर्स इसमें मैं लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बच्चों उदाहरण है। ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ देम इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसा कुछ। तो ये हो गया। जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होता क्या है। देखो, जैसा दो मासेस के बीच में इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने जो दिया, वहां से हम लोग को समझ में आता है। उसी के जैसा हूबहू क्लास 12th में जब हम जाते हैं, दो चार्जेस के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, वो जो फोर्स होता है उसको कूलम्स फोर्स बोलते हैं। वो कौन दिए थे? कूलम ने दिया था। क्या था देखते हैं। दो चार्जेस हमारे पास है, स्टेशनरी है, पॉइंट चार्जेस हो, प्लस Q1 प्लस Q2। अब देखो प्लस प्लस अगर है तो हम लोग को पता है, जैसे नहीं होता है कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल होता है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर प्लस प्लस सेम है, रिपल्सन होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन का अगर देखें तो ये दोनों देखो जरा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। कुछ फोर्स है, ये फोर्स कहलाता है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। अब देखते हैं एक चीज, जैसा ही ये दोनों चार्ज रखते हैं, बात को बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि न्यूमेरिकल यूज करने वाले हैं। जैसा ही ये दोनों फोर्स हम रखते हैं तो ऐसा है कि पहले ये उसको धक्का दे दिया, उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा धक्का दे दिया, अब हम तुमको धक्का देंगे बाद में। ऐसा है क्या? नहीं, ये दोनों जैसे रखे चार्जेस ना, साइमल्टेनियसली मारा धड़ाक से एक दूसरे को रिपल्सन। तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके बारे में बात करें, साइमल्टेनियसली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पहले है एक बाद में है, ठीक। तो क्या होता है? कूलम्स फोर्स क्या है बच्चों? ठीक उसी तरह से है कि ये दिया जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है? R स्क्वायर। एकदम बिल्कुल जैसे Gm1 M2 बटे R स्क्वायर है ना, एकदम वैसा ही। K यहाँ पर होता है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स क्या होता है? कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। वैल्यू ये यूनिट कैसे निकालेंगे? K तो इधर आ जाएगा FR स्क्वायर, F है न्यूटन, R है मीटर स्क्वायर, ऐसे हो गया। Q चार्ज है, चार्ज कैसा यूनिट? कूलम होता है, तो नीचे जब आएगा ना तो कूलम 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 का। तो ठीक है, इससे अभी हम लोग को वैसा कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज़ समझना वो ये है कि जब सेम नेचर है ना प्लस प्लस, तो ये कैसा हो गया? रिपल्सिव इन नेचर हो गया, ठीक है।
अब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विथ ए फोर्स। अब वो फोर्स होगा क्या, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो क्या होने वाला है, सेम। यहाँ भी जो कैलकुलेट करके लाएंगे, लेट मान लो 10 न्यूटन आया तो ये भी 10, ये भी 10। चार्जेस हो सकता है कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन जो फोर्स आया 10 तो एक दूसरे को धक्का देगा 10 न्यूटन से। यहाँ पर देखिए जरा क्या है, यहाँ पर क्या है यहाँ, ये भी वही हो जाएगा, F इक्वल टू कूलम्स लॉ कहलाता है ये, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्लस माइनस चार्ज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखते हैं कि कितना है। नेचर जो प्लस माइनस हुआ ना, डायरेक्शन हम पता कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स हो गया ये मेरे लिए कैसा हो गया है, अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। बोलोगे सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हो और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू हो गए हैं, क्या पढ़ा रहे हो। अगला जैसे अभी देखेंगे तुरंत समझ में आएगा कि क्यों, सब चीज रीजन समझ में आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि चार्जेस का इंट्रैक्शन जो है वो कैसा है। ठीक है, एक चीज तो यहां समझ में आया। बच्चों दूसरा चीज, ये बोलोगे सर चार्ज है, चार्ज के बीच में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक हुआ ना, ये मैग्नेटिक वर्ड कहां से आ गया। तो मैं एक झलक से बोल देता हूं, समझने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया ना तो आप चिंता मत करना, क्योंकि 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक है 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा एक ह्यूज सिलेबस, मैग्नेटिक पूरा ह्यूज सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं एक चीज बोलता हूं, होता क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है फोर्स एक दूसरे पर ना डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ही करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मान लो कि बड़ा है, बड़ा चार्ज, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर छोटा चार्ज है तो कम होगा मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं तो भैया मैग्नेटिक वाला भी नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। इन जनरल हम लोग बोलते हैं पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, लेकिन टोटल जो फोर्स होगा वो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी हम 11th में फिलहाल कैसे समझेंगे, जब मैं बोलूंगा ना चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है प्लस प्लस, तो आप समझना रिपल्सन कौन सा फोर्स है। समझने के लिए 11th में इलेक्ट्रिक, लेकिन नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये कब समझेंगे, 12th में। मजबूरी है बच्चों, ठीक, नहीं वरना पढ़ाने के लिए तो पढ़ाई दूं यहाँ, लेकिन है ना आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा फिर अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दो नेचर हुआ ना, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव। रिपल्सिव नेचर कब आता है, कब पिक्चर में आता है, व्हेन टू सरफेसेस कम्स इन कांटेक्ट। सरफेस जो है ना दो कांटेक्ट में आना चाहिए। जैसे कोई एक ब्लॉक है और वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है, तो दो सरफेसेस क्या हुआ, कांटेक्ट में आया। यहां पर रिपल्सिव नेचर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे इसका मतलब होगा कि दो एटम्स इंटरैक्ट कर रहा हो। दो एटम्स बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, एटम्स के अंदर बोल ही देते हैं सब कुछ। जब मैं बोलूंगा ना एटम 1 है यहां, एटम 2, दो एटम्स इंटरैक्ट कर रहा है, तो भाई एटम्स के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर न्यूक्लियस के अंदर यहां भी क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर में गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन, बाहर में गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब मैं बोलूंगा दो एटम्स इंटरैक्ट कर रहा हो दो सब्सटेंस का, तो समझ लेना कि ओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। ऐसा भी हो सकता है भैया इसका इलेक्ट्रॉन उसका प्रोटॉन, या फिर इसका प्रोटॉन उसका इलेक्ट्रॉन। तो देखोगे कि दो एटम जब इंटरैक्ट करता है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। प्लस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। लेकिन माइनस प्लस और प्लस माइनस ये दोनों क्या है, अट्रैक्टिव। दोनों क्या है, अट्रैक्टिव। अब ये टू एटम्स आर इंटरैक्टिंग, इसका मतलब पॉजिटिव रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन कब डोमिनेंट वाला ज्यादा होगा वो कैसे कैसे है, वो है यहां ऐसे। तो एक बॉडी दूसरा बॉडी दोनों का जब कांटेक्ट में आता है इस जगह पर, तो दोनों का एटम्स क्या हुआ, नियर बाय आया, एक दूसरे से इंटरैक्ट किया। यहाँ रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी होता है। लेकिन जब सरफेसेस कांटेक्ट में आया तो रिपल्सिव नेचर डोमिनेंट होता है, वो पिक्चर में आता है। अट्रैक्टिव कब आता है, व्हेन ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड या स्ट्रिंग कम्स इनटू पिक्चर। जब भी कभी देखो कोई स्ट्रिंग है उससे मास अटैच कर दिया गया, स्ट्रिंग को खींचा, टाइट हुआ, उस समय जो है एटम्स एटम्स इंटरैक्ट करता है। इसका एटम उसका एटम के साथ इंटरैक्ट हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट आया, इंटरैक्ट किया, वहां पर अट्रैक्टिव जो है पिक्चर में आ जाता है। और अट्रैक्टिव आया होगा इसका मतलब कि एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। ठीक, हाँ ये अंदरूनी चीज हो गया।
पूरा अंदर घुस करके बच्चों सब कुछ बताते हैं डिटेल में, एक एक कर करके जरा सा इधर आ ही जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब है, एक एक करके अभी देखने वाले भी हैं। जरा इस दोनों के बारे में बात कर लूँ सिर्फ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव रिपल्सन करके तो तुम न्यूक्लियस को तोड़ ताड़ करके एकदम बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री ही है मॉडर्न फिजिक्स में, क्लास 12 के लास्ट वाला पोर्शन में पूरा केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस सब, तो वहाँ पर जम करके पढ़ेंगे अंदर। तो पूरा पॉजिटिव रिपल्सन के न्यूक्लियस तोड़ ताड़ करके फेंका जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। कैसे होता होगा? इसका मतलब गारंटीड जो है ना, ये पूरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कोई ना कोई एक फोर्स है जो बाइंड करके स्ट्रांगली रखता है और स्टेबल करके रखता है। बहुत स्ट्रांग फोर्स होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये तो इट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा है तो भैया वो बांध पाने में सक्षम नहीं, क्या होता है? अनस्टेबल हो गया रिपल्सन कारण, तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन उससे निकलता है। अगर बच्चों ये सब बात समझ में आ रहा होगा ना तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना वीडियो को स्किप करके आगे चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, 12th में पढ़ेंगे। हाँ, मैं हमेशा इसलिए बोल देता हूँ कि बड़ी दिक्कत ना हो जाए। अनस्टेबल जो होता है वहाँ से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलता है, तो उस समय क्या होता है? ये प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूट्रॉन्स में, और न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होता है प्रोटॉन्स में और कुछ पार्टिकल्स भी निकलता है। इस समय जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब कन्वर्जन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सारे जो है ना टोटल फोर्सेस है हमारे पिक्चर में। हम लोग देखने वाले किसको है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर हमारा जो है मेन फोकस है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? एक सेकेंड, हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। देखो क्या है नॉर्मल रिएक्शन? कभी भी एक जैसे ब्लॉक हो गया, ब्लॉक का ये सरफेस है और ये जमीन हो गया, ठीक है, दो सरफेसेस जो है ना कांटेक्ट में आ गया, तो होगा क्या? यहाँ पर बहुत सारा देखो एटम्स है इस सब्सटेंस का और यहाँ पर बहुत सारा एटम्स है। दो एटम्स क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बोले इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि रिपल्सिव नेचर जो है ना वो पिक्चर में आता है। इसको मैं एक चीज़ बोल ही दूँ, मैं बोल देता हूँ। देखो बोलोगे सर काहे रिपल्सिव आता है, अट्रैक्टिव क्यों नहीं आता? देखो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ना, आप मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं, तो मेरा दो बिहेवियर है, एक इधर एक इधर, दो बिहेवियर। कैसे? आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से ना, तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा, तो आप लोग अभी कैसा लग रहा है? सर एक टीचर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स का टीचर है, ठीक है, ये इमेज है। ऐसा नहीं कि मैं हंसी मजाक नहीं करता हूँ, मजाक भी करते, कोई एग्जाम्पल भी उठाते हैं, ठीक है, हंस भी रहे हैं, टेंशन भी हो रहा है, सीरियसनेस सब कुछ है। लेकिन यही अनिल सर जब अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं ना मस्ती करने के लिए, वहाँ पर कोई फिजिक्स टीचर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फ्रेंड्स ही होते हैं। आप लोग अपना फ्रेंड्स के साथ जैसे मस्ती करते हो ना, तो बस वहाँ भी मस्ती है, ठीक। तो वहाँ पर मेरा कैसा बिहेवियर जाएगा? डोमिनेंट मेरा क्या होगा? मस्ती वाला बिहेवियर, ठीक है। और आप लोग के सामने क्या है? टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ फिजिक्स डोमिनेंट हो गया और वहाँ पर मस्ती डोमिनेंट हो गया, लेकिन दोनों जगह पर ना दोनों चीज़ है। वहाँ पर फिजिक्स का भी कुछ कुछ बात तो होता ही है, आप लोग के सामने मस्ती भी करता हूँ। डोमिनेंट जो है तो एक ही इंसान का दो बिहेवियर हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक ही इंसान का दो बिहेवियर हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सरफेसेस कांटेक्ट आता है तो ऐसा बिहेवियर, ये स्ट्रिंग रस्सी आ गया तो ऐसा बिहेवियर। अब क्या है ना कि कुछ दिमाग के अंदर चला होगा, ओहो हाँ, है ना, कुछ ठीक है, नहीं तो क्या है, बड़ा दिक्कत लगता है। अब देखते हैं कि कैसे। देखो एटम्स इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों, तो भाई यहाँ पर समझ लो कि रिपल्सिव नेचर होने का मतलब क्या कि एक एटम 1 जो होगा सरफेस का, दूसरा मतलब इस बॉडी का पॉजिटिव, और एटम 2 का भी क्या होगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तभी तो रिपल्सन आएगा। अब रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कैसे आता है? कुछ जरूरी है कि इसका पूरा जो रिजल्टेंट पॉजिटिव ऊपर पूरा रिजल्टेंट इतना तो एक दूसरे को धक्का ऐसे दे रहा होगा, एकदम परपेंडिकुलर ही ऐसा होगा। जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है यहाँ पर, इसका करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो एक दूसरे को धक्का देगा, कोई डायरेक्शन फिक्स होगा? करोड़ आदमी जब मारपीट कर रहा हो मेला में, कोई डायरेक्शन होता है? जिधर मन तिधर सब चल रहा है ना, उसको धक्का दे रहा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर, कोई जरूरी नहीं इधर। तो हम लोग बोलते हैं क्या, लेट जो टोटल इंट्रैक्शन करता है जब सरफेसेस कांटेक्ट में आता है, तो जो रिपल्सिव नेचर है ना, लेट वो टेढ़ा कहीं है। मान लीजिए ये प्लस
मान लीजिए ये प्लस, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को एटम्स का जो इंट्रैक्शन हुआ ना, ये प्लस प्लस उसको धक्का दिया, वो प्लस इसको धक्का दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। और ये कैसा फोर्स है? चार्जेस का इंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, इसीलिए जो है ना फोर्स कहलाएगा कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग अभी समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स है, रियल नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इस फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स है, जमीन और ब्लॉक जो है आया, तो ये बोलेंगे कि ठीक है, इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं। लेट रैंडम टेढ़ा डायरेक्शन में हम लोग लिए, लेट थीटा से ये इंक्लाइंड है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर आ गया आर साइन थीटा। तो ये कांटेक्ट फोर्स का ही दो जो कंपोनेंट हुआ, एक पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, एक कांटेक्ट जो सरफेस है ना उस सरफेस के परपेंडिकुलरली है, 90 डिग्री पर ये है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और इसको बोल देते हैं, पता है क्या? फ्रिक्शन। तो सोचो, बोलेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। और दोनों का नेचर कैसा है? चारों फोर्स जो भी हम लोग पढ़े उसमें कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे आ रहा है? एक्चुअली जो दो कांटेक्ट में आया ना, तो क्या हुआ, दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हुआ, उसी के वजह से आया है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। जरा पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या है? Whenever two surfaces are in contact, they press और पुश ईच अदर। कैसे पुश करता है कि भैया एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये दोनों के बीच में जैसा ही दोनों नज़दीक आएगा तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो। फोर्स का फॉर्मूला जो है कैसे होता है? KQ1Q2/R²। भाई F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², जैसा ग्रेविटेशन में हम लोग जानते हैं। दो चार्जेस जितना नज़दीक आएगा यानी कि R होगा कम, उतना ही ये वाला फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। तो जैसे ही बोलते हैं दो सरफेसेस कांटेक्ट में आया यानी R की एक कम, चार्जेस मारा धड़ाक से, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स आ जाता है पिक्चर में, ठीक है? उसको हम लोग कांटेक्ट बोले। कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन एंड अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या बोल दिए? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल करके फ्रिक्शन के बारे में। ये देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है बच्चों? टेंशन। टेंशन क्या है? क्या है टेंशन? वो वाला टेंशन नहीं सर, बहुत टेंशन है सर, सिलेबस नहीं हो पा रहा है सर, पढ़ नहीं पा रहे, बैकलॉग लग रहा है, वो टेंशन नहीं, ये दूसरा टेंशन है। शॉर्ट में बोलूं, फोर्स इन ए रस्सी, फोर्स इन ए स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। बस रस्सी को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें खिंचाव आ जाता है, उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। जैसे मान लो ना, एक मैं मोबाइल का चार्जर ले लेता हूँ, देखो जैसे चार्जर हो गया, अभी ये मुड़ा उड़ा है ना, तो इसमें कोई खिंचाव नहीं है, लेकिन जैसा ही इसके दो एंड्स को पकड़ करके देखो खींचे, बस टाइट हो गया, इसमें एक खिंचाव आ गया, है ना? कहीं भी देखोगे तो रस्सी में खिंचाव तो है कि हर जगह पर, इस कांटेक्ट पॉइंट पर यहाँ भी खिंचाव, इस कांटेक्ट पर बीच में भी कहीं खिंचाव है, वो उसको हम लोग कहते हैं टेंशन। तो ये टेंशन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? अंदर घुस के, जरा तार के अंदर ही घुस जाते हैं भाई, जब फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं तो पूरे घुस ही जाते हैं, है ना, ताकि मस्ती कर सके। देखिए कैसे आता है, ये रस्सी है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक ब्लॉक टांग दिए जिसके वजह से रस्सी क्या हो गया? टाइट हो गया। अब देखो मैं बोलता हूँ कि एक कोई पॉइंट है मेरे पास, लेट इट बी ए, यहाँ पर बताओ कि खिंचाव क्या है, तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है? ठीक इसके नेबरिंग एटम है तो रस्सी ही ना, तो एक एटम यहाँ पर लेते हैं, एक एटम यहाँ पर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग आता है ना तो अट्रैक्टिव नेचर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। अट्रैक्टिव नेचर का मतलब लेट यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो गया प्लस, या इसका प्लस इसका माइनस, करोड़ों है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? जो डोमिनेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट करता है। और हम जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर हो, ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा अपने तरफ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? खींचेगा इस अपने तरफ। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को रस्सी के अंदर है तो हम लोग इसका नामकरण कर देंगे टेंशन। क्या बोल देंगे? टेंशन। और ये किस नेचर का है? तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो देखते हैं यहाँ कैसे आ रहा है। ये प्लस क्या करेगा? ऊपर वाले एटम को खींचा अपने तरफ, और ये प्लस वो माइनस इसको क्या करेगा? इसको खींचेगा अपने तरफ। इसी फोर्स जो है, दोनों का पता है मैग्नीट्यूड सेम होगा, KQ1Q2/R² वाला, इसी को बोल देते हैं टेंशन। इसी को बोलते हैं टेंशन क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर लग रहा है इसीलिए, ठीक है, अट्रैक्टिव। अच्छा, इसको जरा तोड़ करके बच्चों मैं अलग करता हूँ,
अलग करता हूं। ए पॉइंट यहां है ऐसे। अभी ना आप अंदरूनी चीज समझ लो कि क्या है। रिजल्टेंट जब ट्रिक्स कुछ बता दूंगा ना कि ऐसे ऐसे, तब फिर इतना अंदर समझने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे होता है ना, कभी कुछ पूछ दो टेंशन क्या है, तो भैया चालू ही हो जाओ एकदम, है ना, नेक्स्ट लेवल से चालू हो जाओ। फिर न्यूमेरिकल बनाना हो तो कुछ नहीं, तो अलग चीज बता देंगे, धड़ाक धड़ाक कर लेंगे। तो हुआ क्या, जैसे बोले इस पॉइंट पर टेंशन बताओ कि क्या, तो बोलना कि वो टेंशन यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी एक ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, या प्लस माइनस। तो क्या करेगा, नीचे वाला चीज ऊपर को क्या करेगा, पकड़ करके खींचेगा। तो नीचे वाला चीज जो है ना, ऊपर को पकड़ करके खींचा अपने तरफ। भैया ऊपर वाला स्ट्रिंग नीचे वाले को क्या करेगा, खींचेगा, तो खींचेगा उसको, तो इसको ऊपर खींचेगा। तो ये हो गया, पता है क्या, टेंशन। ये टी कैसा नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही चीज होता है जब भी कभी बोलेंगे ना एक पॉइंट पर टेंशन बताओ कि क्या, तो दोनों इक्वलेंट ऑपोजिट होगा, और दोनों का नेचर भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हो गया। अब जब यहां समझ में आ गया, तो हम लोग इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं। इस पॉइंट को लेट, ये पॉइंट मेरा है क्या चीज, बी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। यहां पर क्या, देखो एक बार तो जिंदगी में समझना है। ये पॉइंट है मेरा बी, यहां पर बताओ कि टेंशन कैसे है। जैसे टेंशन बोलेगा इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है ना, ये अट्रैक्टिव नेचर आ जाता है, यानी कि गारंटीड यहां पर कोई माइनस हो गया और इस बॉडी का कोई प्लस, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन। तो ये ब्लॉक का जो है वो ऊपर वाले स्ट्रिंग का क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। देखो प्लस माइनस को खींचेगा, ये माइनस इसका क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। यानी एक टेंशन इस साइड लगने वाला है और एक टेंशन क्या लगेगा, इस साइड लगेगा। तो टेंशन इज ऑलवेज इक्वली एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड। दोनों किस नेचर का हो गया भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि चार्जेस इंट्रैक्शन के वजह से हो रहा है। तो जब हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखो मान लो जरा अलग करके बनाते हैं। ये पॉइंट बी है सिर्फ स्ट्रिंग का, और ये क्या हो गया, ब्लॉक का। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये ब्लॉक को, ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, तो इस ब्लॉक को खींच रहा है, देख रहे हो, खींच रहा है किधर, ऊपर की ओर। तो यहां पर ऐसे बना दिए। ये इस स्ट्रिंग पर, ये ब्लॉक उसके साथ अटैच था, ब्लॉक उसको क्या कर रहा है, पकड़ करके इधर खींच रहा है। तो ये टेंशन ऐसे हो गया। तो बनाते हम लोग डायग्राम इस तरह से है, जब अलग अलग कर करके बनाना हो, जिसको कि फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर बच्चों देखो एक चीज अगर देखोगे, क्या हम यहां से एक ट्रिक जनरेट कर सकते हैं क्या, कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये दोनों, जैसे ही बोलेंगे जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बताओ टेंशन, तो इट इज अवे डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे। तो समझ में आ गया है, जिस पॉइंट पर बोलेंगे इस पॉइंट पर बताओ कि टेंशन क्या है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, वहां से अवे डायरेक्टेड, तो वहां से अवे डायरेक्टेड, वहां से अवे डायरेक्टेड हो गया। यानी बड़ा सिंपल। अगर कभी मान लो कि ऐसे आ जाए ना, तो देखो क्या है, ऐसे आ गया, ये एम है, इस पॉइंट पर बोलेंगे टेंशन बताओ, तो अवे डायरेक्टेड कर देंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड। ये भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहां से किधर डायरेक्टेड होगा, अवे डायरेक्टेड। हालांकि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इधर इधर भी बनाना चाहिए, लेकिन हमको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है, तो स्ट्रिंग में ही वो डायग्राम हम बनाते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड। और देखिए एक तो जो कोई भी ब्लॉक का मास है एम, तो एम जी तो हमेशा जो है ये लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे आगे चल करके एक एक करके बच्चों देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए कंडीशंस फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होता है उसका क्या क्या कंडीशन होता है, सवाल के अंदर रहता है, उसके आधार पर हम लोग करते हैं। इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, अगर स्ट्रिंग हो मासलेस, तो बोलने के लिए बोलते हैं मासलेस। कोई भी चीज़ मासलेस कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा ही, तभी तो कम से कम एक एटम हो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, तो जाके इंट्रैक्शन होगा। मासलेस बोलने का मतलब क्या हुआ ना, कि जिसके साथ वो अटैच है, मान लो ये 2 kg 5 kg, तो ये क्या होता है 0.0000000 बहुत 0 kg यानी 0.001 ऐसे बहुत, तो बहुत कम होता है, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, मासलेस, ठीक है। तो इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस अगर हो, तो क्या होता है, टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। टेंशन क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब ये सब बच्चों रिजल्ट हो गया, हम जान गए टेंशन क्या होता है, हर जगह पे सेम होगा। यहाँ भी बोलोगे क्या, तो टी, यहाँ भी बोलोगे तो क्या, टी। बनाते कैसे हैं, दोनों डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में हर जगह पर करो तो टी 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 टी,
सेम। कैसे हो रहा है? प्लस माइनस चार्ज के वजह से, प्लस माइनस चार्ज के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ वो दिमाग में रखना है। इफ स्ट्रिंग इज मैसिव, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तब जो है टेंशन इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर यहाँ बोलेंगे तो हो सकता है T1 हो, यहाँ बोलेंगे तो T2, यहाँ बोलेंगे तो T3। तो बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स। ये ना न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना तो और ज़्यादा जाकर के क्लियर होगा कि कैसे निकालते हैं सर वहाँ, वो क्वेश्चंस में देखेंगे। डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग मैसिव हो गया तो। अब आते हैं एक छोटा सा चीज़, इनर्शिया। रोटेशनल चैप्टर में, रोटेशन चैप्टर में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए यहाँ इनर्शिया पढ़ना जरूरी है ताकि वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ सके। इनर्शिया क्या है? मान लो कि अगर हम लोग जैसे सोए रहते हैं ना, सोए हुए हैं, पापा बोलते हैं बेटा सुबह 5 बजे उठ करके जो है ना पढ़ना है, या 4 बजे उठ करके सुबह पढ़ना है। उठने का मन करता है किसी को? किसी को नहीं मन करता है। तो अगर हम सोए हुए हैं ना तो लगता है कि सोए ही रहे हैं। तो ये जो नहीं उठने का मन करता है ना, किस वजह से करता है ये नहीं पता भाई, मन बस पापा नहीं कर रहा है, लग रहा है कि सोए। वो जो नहीं मन करता है ना, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इनएबिलिटी की मतलब मेरा एबिलिटी, मेरा इच्छा नहीं कि हम उठे, तो जो नहीं इच्छा करता है ना कि उठ करके पढ़े, नहीं इच्छा करने वाले को उसको बोलते हैं इनर्शिया। मेरा भाई एकदम नहीं इच्छा करता है तो समझो कि मेरा इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि मेरा इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम सोए हुए हैं ना, हमको सोने ही दो भाई, मत उठाओ, ये तो वो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। दूसरा चीज बताता हूँ, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, सुबह उठ करके देखो सोए हुए तो पढ़ने का नहीं मन कर रहा था। दूसरा उदाहरण देता हूँ, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वाह गजब दन दनादन सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गजब मजा आ रहा है, उसमें खाली मम्मी बोल दे बेटा मार्केट से जाकर जरा सब्जी लेते आओ। फिर मम्मी बोलते मम्मी डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप पढ़ने दो, इतना मन लग रहा है। वहाँ पर ऐसा होता है, यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना एक फ्लो, फिर उस स्टेट को चेंज करने का मन नहीं करता कि उठ करके कोई और काम करे। तो ये चीज़ है, यानी इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट में थे ना तो रेस्टे में रहने का मन करता है, उठ करके काम नहीं करने का मन करता है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना तो लगता है भैया बनते चल जा, मोशन में ही रहें, डिस्टर्ब कोई ना करे। ये हो गया। तो यहाँ पर कैसे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो भैया वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलते रहना चाहता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ये क्या है? अंदरूनी प्रॉपर्टी भैया, मेरा आंतरिक मन नहीं करता है कुछ चेंज करने का। इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, अपने से वो नहीं चेंज हो सकता है। तो उसके लिए अलार्म क्लॉक लगाते हैं, या पापा से डांट सुनते हैं, या कोई डर आता है, या कोई एक झापड़ मार दे, तब जाकर के ये सब जो है ना फिर चेंज होता है कि नहीं? ये तो यही है बच्चों, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इनर्शिया। इसका ना 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ भी लोगे तो हो जाएगा ना। ऐसे मैं हट जाता हूँ, देख लो आप एक बार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब, इनर्शिया मतलब नहीं इच्छा है करने का, तो जो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको नहीं इच्छा है चेंज करे, तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल दिए। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका नहीं इच्छा है कि जो है ना अपना मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करे। वो तभी चेंज होगा जब कोई बाहर से आकर के धक्का मारते तो चेंज हो गया। एक्सटर्नल कोई आना चाहिए, ठीक है, अपने से इटसेल्फ नॉट विलिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता है कि डायरेक्शन चेंज कर गए तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक, स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं तो सब कुछ उसी समय कांस्टेंट है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अलग हो गया, कोई इधर चल रहा है तो अपने से कोई नहीं चाहता कि हम डायरेक्शन चेंज करें। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बना रहे हो और बन रहा है ना, अरे भैया डिस्टर्ब मत करो, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, अभी स्विच नहीं करना चाह रहा हूँ। लगता है पहले इसी को बनाते जाए, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर ले, डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन अचानक कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो और तुरंत फोन आ जाए, अरे यार अभी केमिस्ट्री का एग्जाम है ट्यूशन में, हाय केमिस्ट्री का, तो देखे कुछ एक्सटर्नल डर फोर्स कुछ आया ना तो धड़ाक से फिजिक्स बंद करके केमिस्ट्री चालू हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल कुछ हो जाएगा तो हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपने से नहीं होगा बाई इटसेल्फ। तो ये 3 हुआ। इस 3 पर एक छोटा छोटा बच्चों सवाल आता है कि बस रुकी हुई थी तो हम ऐसे थे बस में बैठे हुए, पूरा बॉडी मेरा अपर पार्ट, लोअर पार्ट, पैर सब रेस्ट में था, बस सडनली स्टार्ट हो गया। सडनली स्टार्ट हुआ तो मेरा पैर जो अटैच था बस के साथ आगे घसक गया। तो पहले जो रेस्ट में थे ना, तो मेरा इनर्शिया देखिए क्या है, पूरा बॉडी रेस्ट में था,
बस अचानक चल पड़ी, तो अचानक चल पड़ी तो मेरा पैर आगे घसक गया, लेकिन अपर पार्ट जो है क्या है, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रहता है, लेकिन पैर आगे घसक गया ऐसे, तो हमको लगता है कि हम गिर गए किधर, पीछे। एक्चुअली में पैर आगे घस गया, हम नहीं गिरे हैं। तो यही हो गया इनर्शिया ऑफ क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऐसा होता है कि हम पीछे कर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, बोलता है क्या, बस चल रही थी, चलते चलते चलते, तो बस देखो मोशन में ना, तो हम लोग भी ठीक है ना, पर ग्राउंड से देखेंगे तो बस जा रही है तो हम लोग भी जा रहे थे, लेकिन सडनली बस रुक गई। अब बस सडनली जब स्टॉप हुआ तो मेरा पैर अटैच है किसके साथ, बस के सरफेस के साथ, पूरा बॉडी चल रही थी ना मोशन में। जैसी बस रुकी धड़ाक से मेरा पैर रुक गया, तो भैया पूरा अपर पार्ट सब क्या मोशन में था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों देख रहे हैं, ठीक है, मोशन में था, पैर रुक गया, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी चाहती कि वो मोशन में ही रहे, जिसके कारण आगे चल जाती है, तो हम गिर जाते हैं किधर, आगे की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन का अगर उदाहरण दे, एक एग्जांपल आता है कि ये गाड़ी में हम लोग मान लो यहाँ पर गाड़ी में बैठ करके चला रहे हैं, ऐसे कर करके अचानक क्या हुआ, एक टर्न आ गया, कार टेकिंग ए टर्न ऐसे, तो देखोगे जब टर्न करते हैं ऐसे पूरा से, तो हम लोग क्या उस साइड की ओर फेंकाते हैं, बैठे हुए इस साइड फेंकाते हैं उस साइड, टर्न इधर करें लेफ्ट, फेंकाते हैं राइट साइड। ये क्यों है, क्योंकि ऐसे चल रहे थे तो चुपचाप हमारा पूरा शरीर ऐसे चल रहा था, लेकिन टर्न किए इधर, तो है क्या, कोई भी अपने आप से नहीं चाहता कि हम जो है ना डायरेक्शन चेंज करें, तो हम क्या सीधे ही चलना चाहते, जैसे थे वैसे ही। गाड़ी मुड़ गई इधर, हम ऐसा ही हैं, तो लगता है कि हम उधर फेंका गए, लेकिन ऐसा है नहीं, लगता है कि इधर फेंका गए और फेंका भी जाते। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मास ऑफ ए जो बॉडी होता है ना, इट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया तो ठीक है, प्रॉपर्टी सब है सर, पढ़ लिए, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है। इसका एक मेजरमेंट है, हम इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास के रूप में। जिस बॉडी का ज़्यादा मास है तो समझ लो कि वो ज़्यादा उसके पास इनर्शिया है। एक उदाहरण ऐसी देता हूँ, एक पतला आदमी हो, एक मोटा आदमी हो, तो पतला आदमी थोड़ा फुर्तीला है, वो ना चल सकता है, दौड़ कर करके कुछ कर सकता है, लेकिन एक मोटा आदमी हो तो भाई वो जल्दी उठ करके उतना फुर्तीला नहीं होगा कि दौड़ सके, ये उसका इनेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, मोटा आदमी है, ज़्यादा मास उसके पास है, तो ज़्यादा इनेबिलिटी, नहीं इच्छा है उसका करेगा काम करने का। दूसरा उदाहरण देता हूँ, फुटबॉल ले लो, हल्का मास है, और एक लोहा का इतना बड़ा ले लो, फुटबॉल को मारो उतने फोर्स से, 10 न्यूटन से मारो, और वो लोहा का जो है ना इतना बड़ा, मतलब फुटबॉल के बना लो, जो है सॉलिड ये बॉल बना लिया लोहा का, उसको मारो, ज़्यादा मास है ना, सेम फोर्स लगाओगे, फुटबॉल तो उड़िया जाएगा, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है ना लोहा का सॉलिड वाला, वो ज़्यादा नहीं उड़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होता है ना, फोर्स सेम लगाए, लेकिन उसका इच्छा नहीं करता है कि उतना उड़िया सके जितना फुटबॉल उड़िया है। ये क्यों हुआ, ड्यू टू हैवियर मास। तो ये लेट M2 हैवियर है, M1 लाइटर है, जिसका मास ज़्यादा है, तो ऐसे बोल सकते हैं बच्चों क्या, सिंस M2 ग्रेटर देन M1, यानी कि क्या बोल देंगे, इनर्शिया ऑफ 2 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा क्या, इनर्शिया ऑफ 1। यानी कि पूरा आगे चल करके जब कभी बोलेंगे ना मास, तो समझ लेना कि इनर्शिया, इनर्शिया को मास बोलो या मास को इनर्शिया बोलो, दोनों क्या हो जाएगा, एनालॉगस। रोटेशन में बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो समझेंगे मोमेंट ऑफ मास, फिर बताएंगे कि उसका क्या मतलब होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बोलते हैं क्या, एकदम लॉ ऑफ इनर्शिया है जो गैलीलियो ने दिया बच्चों, एकदम बिल्कुल वही लॉ ऑफ इनर्शिया, कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देगा, या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ना, उसमें एक्सेलरेशन आ गया तो चलने लगेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कहने का मतलब क्या, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम पलट करके थोड़ा दूसरे तरीका से कैसे बोल सकते हैं जिस पे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सके, वो ये है। पहला क्या है, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। जैसे कि एक कोई बॉडी हो, उस पर एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, एक F2 फोर्स इधर लग रहा है, एक F3 फोर्स, बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, लेकिन सब फोर्सेस लग रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर सब मार रहा है, लेकिन रिजल्टेंट जो है 0।
रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया तो काहे का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स बोलो या नेट फोर्स बोलो वो निकलता कैसे है, वेक्टर चैप्टर से पढ़े हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस से निकलता है। जैसे कि दो वेक्टर ने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, व्हाट इज द रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लगे, वेक्टोरियली तो ऐसे होता है। तो इफ अगर बोल दे कि नेट फोर्स अगर हो गया जीरो तो दिस इंप्लाई करेगा कि उसमें एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब यहां देखो, अगर हम लोग बोले एक्सेलरेशन जीरो तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका मतलब दो मीनिंग हो जाएगा, या तो बॉडी रेस्ट में है तो भी देखो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये भी होता है। क्यों, देखो ए इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी निकाल सकते हो, dv बटे dt हो गया, तो यानी कि v माइनस यू इक्वल टू जीरो, हेंस v बराबर क्या हो जाएगा, u। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पे अगर जीरो हो गया तो भाई अगर जितना से वो इनिशियली चल रहा है ना, फाइनली उतनी से चलते रहेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो। तो ये इसका मतलब हुआ। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए और डायग्राम्स वगैरह सब चीज़ बनाने के लिए आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसके लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसको जरा से एक बार देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे ही पिक्चर में आता है ना, तो बस एक लाइन रटाया हम लोग का है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लग रहा है जैसे कि खत्म हो गया न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ लेकिन ऐसा नहीं है। इस लाइन के अंदर थोड़ा सा कुछ अंदरूनी गहन अध्ययन चीज छुपा हुआ है सही लाइन, ठीक है, लेकिन इसको समझना है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट क्या है भाई, रिएक्शन। तो हम अभी समझेंगे कि व्हाट इज एक्शन और व्हाट इज रिएक्शन। ये दोनों चीज जो है ना हम लोग समझते हैं, एक्शन और रिएक्शन है क्या। अच्छा एक चीज अगर बोलूं, ऐसा है क्या, जहां तक अभी हम लोग को आइडिया कुछ होगा, हो सकता है कि कोई ब्लॉक हमने रखा m, तो हम लोग बोलते हैं क्या, जो देखते हैं कि ब्लॉक हमने रखा है m, तो इसका जो है ना mg फोर्स लगा कहां पर, ग्राउंड पर, ऐसे करके ये दबाया, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो ये हुआ एक्शन। क्या हुआ, ये हुआ एक्शन, इसको दबाया, इसलिए ग्राउंड ने उसको दिया क्या, एक रिएक्शन। क्या दिया, एक रिएक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन और इसको बोलते हैं रिएक्शन। मेरा सवाल है, क्या ये सही है, क्या ये एक्शन, ये दबाया इसलिए इसको रिएक्शन दिया, क्या ये सही है, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। एकदम आप भी कॉपी में लिख करके इसको काट दो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, ठीक है, दोनों अलग अलग नेचर का होता है, इसलिए एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन और रिएक्शन को लेकर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम देखते हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत डिटेलिंग से भी लिखा हुआ है, यानी कि अच्छे से समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तहत आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो, एक तो है वर्ड क्या, दीज आर म्यूचुअल फोर्सेस विच एक्ट्स बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉडीज, और वो भी कैसे, साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। जैसे कि ये ब्लॉक अगर ग्राउंड पर रखा हुआ है तो हमको पता है कि भाई ये जो कोई ब्लॉक अगर उसका मास m है ना, तो चाहे उसको आप बच्चों सरफेस के कांटेक्ट में रखो या चाहे उसको हवा में लटका के रखो, mg तो लगता ही लगता है, तो mg तो इसको ये लगते ही रहेगा, वो तो ऐसा जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में आया तब लगेगा। ये दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आता है तो दोनों सरफेस का एटम्स इंटरेक्ट करता है, एटम्स इंटरेक्ट, और सरफेसेस कांटेक्ट में तो रिपल्सिव इन नेचर होता है, वो क्या, चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन। तो हम जानते हैं कि भाई इसका कोई चार्ज और इसका कोई चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है तो कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट। तो ये देखो, अब ये दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है, तो वो अगर F लगाएगा तो ये भी इस पर F लगा देगा, तो ये होता है, पता है क्या, दीज आर नोन एज एक्शन, और एक क्या कहला जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, दीज टू आर, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन क्या है, पेयर। ठीक है, ये दोनों। अब यहां देखते जरा, तो ये म्यूचुअल फोर्सेस हो गया, दोनों दो चार्ज एक साथ लगा, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉडीज,
किसके बीच में लगा है? जब दो बॉडी से इंटरेक्ट किया, एक ग्राउंड, एक क्या हो गया, कोई एक बॉडी जो ऑब्जेक्ट हो, दोनों के बीच लगा साइमल्टेनियसली। बताए थे एक साथ लगता है, दो चार्ज के बीच ऐसा नहीं कि ये लगा दिया उसके बाद ये सोचा फिर वो उसको लगा, नहीं, साइमल्टेनियस लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर है ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा देखो जरा क्या है, देयर इज नो कॉज इफेक्ट, कि एक है कारण ये हुआ उसके बाद वो हुआ। जैसे नहीं बोलते जो गलत धारणा हम लोग पढ़ते हैं, पहले mg लगा, ये इसको दबाया इसलिए वो जो है ना उसको रिएक्शन दिया, तो लगता है ये है कारण मतलब कॉज, तो वो उसका इफेक्ट। गलत है सब। ठीक है, इसमें एक्शन रिएक्शन जो पेयर्स होता है ना उसमें कोई कॉज और इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, या वो साइमल्टेनियस एक साथ लग गया। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन एनी ऑफ द टू म्यूचुअल फोर्सेस। ये जो दोनों म्यूचुअल फोर्सेस है इसमें से कोई भी जो है ना, हम किसी को भी एक्शन और किसी को भी हम लोग रिएक्शन कह सकते हैं। आप इसको एक्शन बोल दो तो इसको रिएक्शन, इसको एक्शन बोल दो तो इसको रिएक्शन, फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखो, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक, अगर कोई ग्रेविटेशनल है तो उसका रिएक्शन जो एक्शन रिएक्शन होगा वो भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए। छोटा छोटा चीज है लेकिन दिमाग में रखना है। जैसे ना एक उदाहरण बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल वाला बच्चों कैसे एक्शन रिएक्शन, सर जरा इसको समझाइए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरा मास है कैपिटल एम, ये सिचुएटेड है कहाँ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे। सेंटर ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच का डिस्टेंस है क्या, आर। तो जो बोलते हैं कि कोई भी सरफेस पर जब हम कोई एक ब्लॉक रखते हैं एम, तो एम जी जो बोलते हैं ना कि एम जी लगा, तो ये कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए होता क्या है, ये एम दो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये जो पृथ्वी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो भी कोई सरफेस पर जब हम बोलते हैं कि मास रखे mg लगा, तो वो कहाँ से लग रहा है भाई, सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है वो हमेशा। तो यहाँ से एक फोर्स इधर लगेगा तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऊपर लगेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे यह है m, यह है m, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r, अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो gm कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच लगा क्या, ऐसा फोर्स लगा। इसमें जो है थोड़ा सा ऐसे सेटिंग करके अगर लिख दो बच्चों, gm1m2, ठीक, इसी के अंदर ना यहाँ से लेकर के यहाँ जो देखोगे gm बटे आर स्क्वायर ना, वो क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है उसका ये फॉर्मूला होता है gm बटे आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये क्या हुआ, छोटा m। देखो कि गौर करके ये जो फोर्स है ना mg, ये आया कहाँ से, एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट से आया। तो ये जो फोर्स लगता है कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये है ग्रेविटेशनल नेचर का। तो मान लो कि एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन, तो इसका रिएक्शन वाला फोर्स कहाँ जनरेट होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ के पास, और वो किधर होगा, ऊपर। तो ये दोनों बच्चों कहला जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, कैसा दोनों नेचर का हो गया, ग्रेविटेशनल नेचर का है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल नेचर का हो जाएगा। अंदरूनी चीज है समझने का, समझ लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या, देखो एक्शन, ये द रिजल्टेंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स कैन नॉट बी जीरो। एक्शन और रिएक्शन पेयर्स का कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मान लो कि जैसे इसका मास m है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो लेट नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो ये ग्राउंड को इधर ठीक पुश किया होगा, तो ये इसको पुश किया होगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना, दो चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स, यहाँ प्लस प्लस मारा तो ग्राउंड मारा ऊपर, वो इसको धक्का दिया इधर। ठीक है, दोनों एक्शन रिएक्शन है। ये दोनों का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भैया ये जो ब्लॉक m दिख रहा है ना, ये ग्राउंड उसको धक्का दिया है ऊपर की ओर। अच्छा, ये ब्लॉक उसको पुश किया है ग्राउंड को किधर, नीचे की ओर। लेट मान लो उदाहरण बोलता हूँ ये 10 न्यूटन है, लेट ये भी 10 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। भैया ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या, बोलने के लिए बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट है दोनों, तो क्या हो गया, जीरो। गलत बात है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन हमेशा जो है ना दो अलग अलग बॉडीज पर लगता है बच्चों, बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज। जैसे
मैं एक आदमी हूं, मेरा ये 10 न्यूटन से हाथ को खींचे और इधर से कोई 10 न्यूटन से खींचे, भैया एक ही आदमी पर जब इक्वल एंड अपोजिट होगा ना तब तो रिजल्टेंट 0 होगा। ये भी 10 ये भी 10, हम कहीं नहीं गए तो 0। लेकिन जरा सोचो 10 न्यूटन मेरे को कोई खींचा ये हाथ और 10 न्यूटन उसका दूसरा आदमी का हाथ उधर खींच रहा है, हम बोलेंगे रिजल्टेंट इज 0। कोई मतलब होगा? अरे भाई हम मेरा 10 न्यूटन इधर को खींच लिया तो हम तो उड़िया गए, और उस आदमी का दूसरा हाथ खींच लिया तो वो उड़िया गया, तो वो कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अच्छा अब क्या है, ये थोड़ा सा अभी कम समझ में आएगा, सेंटर ऑफ मास आते आते इस पर पूरा फिर चैंपियन हो जाओगे कि द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम डू कैंसल आउट एंड सम्स टू 0। क्या है भैया इसका मतलब? बच्चों देखो, बोलते हैं ना कि एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है ना दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट किया, लेकिन मान लो ये मास और ये पृथ्वी जो है इसी को पूरा को हम सिस्टम मान लेते हैं। अभी क्या हुआ, हमने मास ब्लॉक को अलग माना और पृथ्वी को अलग माना, तो बोले दोनों अलग अलग बॉडी से, इसीलिए रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ब्लॉक ऑफ मास और पृथ्वी सबको एक सिस्टम मान ले, तब क्या होगा? सबको एक सिस्टम मान ले, यानी कि पृथ्वी है ना, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक दूसरे को नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, ये इसको ऐसे करके दिया था, ये पूरे को जो है ना अगर हम सिस्टम मान लें तो बोलोगे सर आपका मन है कि आप सिस्टम मान लोगे? बिल्कुल अपना मन होता है, हम सिस्टम किसी को भी मान सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है स्टडी करने के लिए मोशन ऑफ बॉडीज का, ठीक है। तो किसी को भी मान सकते हैं, ब्लॉक को या पूरा पृथ्वी को उसके साथ ब्लॉक अटैच। तो जब पूरा सिस्टम मान लिए पृथ्वी है, अब हम चले जाते हैं मार्स ग्रह पे। अब मार्स ग्रह से जब हम इसको देखेंगे ना तो हमको ये पूरा एक सिस्टम नजर आ रहा है, तो पूरा सिस्टम के अंदर ये जो एक्शन रिएक्शन हो गया, क्या हुआ, उस सिस्टम पर लग रहा है, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? इंटरनल फोर्स, क्योंकि उसी सिस्टम के अंदर लग रहा है। फिर ये दो अलग अलग बॉडी स्ट्रेट नहीं हुआ। जब भी हम बोलते हैं सिस्टम तो समझो कि वो एक बॉडी हो गया, हमने पूरे को मान लिया, तो एक ही बॉडी पर लगा एक्शन रिएक्शन, तो ठीक है, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हियर इट कैन बी 0, हियर इट कैन बी 0। और इसको सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे इंटरनल फोर्सेस पे ना थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम अब किसको कहते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सीलिंग से एक रस्सी और उसे एक मास बच्चों जो है वो अटैच है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, कोई भी सिस्टम इस तरह से ऐसे कर करके जो है ना, एक स्ट्रिंग है, सीलिंग है, मास है, ऐसे कर करके बना दिया गया। 3 स्टेप्स का जो है ना हम लोग ये कंसीडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। पहला, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम को आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज सिस्टम? यानी वैसे बॉडी को आइडेंटिफाई करो जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ सब जब पढ़ेंगे ना तो फ्री बॉडी डायग्राम को और भी वहाँ पर मीनिंग आएगा। सिस्टम हम उसको बोलेंगे जिसका उन सारे बॉडीज को एक सिस्टम मान सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये अभी के लिए क्या है, जिस बॉडी को स्टडी करना चाहते हो उसको सिस्टम मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, एक ब्लॉक को, 2 ब्लॉक को एक साथ, 3 ब्लॉक को एक साथ, स्ट्रिंग और सब को एक साथ, या अकेला सिर्फ इसको हम सिस्टम, हमारे ऊपर है, ठीक है, डिपेंड करता है। पहले मान लो, उसके बाद इंडिकेट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम, यानी उस बॉडी पर सारे फोर्सेस बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जैसे मैं एक बॉडी हूं, हमने मतलब हमको एक सिस्टम मान लिया आप लोग। अब देखना क्या है कि मेरे ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा है, हम उस फोर्स को सब लिखेंगे। हम कहां कहां फोर्स लगा रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, यानी फोर्सेस बाय द बॉडी नहीं लेते हैं, फोर्सेस ऑन द बॉडी वो सब लेते हैं। जैसे हम यहां खड़ा है ना, तो पृथ्वी हमको खींच रही है, हमको खींच रही है, हाँ, तो एक्सटर्नल कौन कौन मेरे ऊपर क्या क्या कर रहा है वो सब फोर्सेस को लिखो। तीसरा है एज्यूम द सिस्टम एज पॉइंट मास, ठीक, बस ऐसे करके करते हैं, देखते हैं जरा बताता हूं। अब जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आए तो टेंशन होगा, तो यहाँ से देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो अब एक टेंशन लगा, क्योंकि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन सब कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट पॉइंट आया लग जाएगा भाई, कॉन्टैक्ट आया लग जाएगा। यहाँ पर भी देखो कॉन्टैक्ट है, हम लगा दिए। लेट अभी क्या है, इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं सिस्टम, इस ब्लॉक को। सारे चीज़ क्या है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्विलिब्रियम में सब है, आप टेंशन निकालो कि क्या है। पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली बच्चों इसमें नहीं है तो ना इसको इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या स्ट्रिंग इज, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग इज दिया हुआ है यहाँ पर कि मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो हर जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम, ठीक।
और क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो इस ब्लॉक पर। अगर हम लोग देखें इसको सिस्टम आ रहा है, नीचे जो है ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा किधर, नीचे की ओर, तो फोर्स लगा है mg। और इसके साथ कौन है, स्ट्रिंग भी एसोसिएटेड है, तो स्ट्रिंग रस्सी इसको खींच रहा हो किधर, ऊपर की ओर। हालांकि देखो यहाँ पर टेंशन जो है ना नीचे भी यहाँ पर लग रहा है T, और इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पर ऊपर भी लग रहा है। हम लोग किसको लेंगे अभी अपने आप समझ आएगा, ठीक है, कि किसको लेंगे और क्यों लेंगे। इस ब्लॉक को ना फ्री करते हैं सबसे पहले। क्या बोले, इंडिकेट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी या ऑन द सिस्टम। तो इस पर कौन कौन लग रहा है वो देखिए। तो ग्रेविटी है उसको नीचे खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है। और कोई है क्या, तो इसके साथ ना स्ट्रिंग अटैच है सराउंडिंग। अच्छा वो क्या करेगा वो लिखना ज़्यादा जरूरी, वही होता है, स्ट्रिंग इसको पकड़ करके ऊपर खींचेगा, तो ऊपर खींच लिया ऐसे। इसीलिए ये वाला फोर्स बच्चों जो है ना उसको हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है कौन लगा रहा है और ये कौन लगा रहा है हम जानते हैं। ये वाला फोर्स स्ट्रिंग लगा रहा है, ब्लॉक ऊपर खींच रहा है। ये टी क्या है, ब्लॉक खींच रहा है स्ट्रिंग को नीचे की ओर। ब्लॉक क्या करता है नहीं लिखना होता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम लोग ये वाला लिखते हैं। अब देखो क्या है, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो। ये ब्लॉक चल रहा है कहीं क्या, अगर चलता तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। चल ही नहीं रहा है, यानी इस साइड का फोर्स इस साइड का फोर्स सब क्या हो गया, बराबर। अब देखते हैं बच्चों, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, नहीं, ये है ग्रेविटेशनल नेचर का। देखना जरा, छोटा छोटा चीज लेकिन देखते हैं ये कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये टेंशन कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस टू आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, ये नहीं है। लेकिन सिंस बॉडी चल नहीं रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम। जब ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, इस ब्लॉक पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक इधर एक इधर, इसका मतलब है दोनों क्या आपस में बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो बोलेंगे सिंस एफ नेट जो है वो जीरो, इसका मतलब हो गया कि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो टी इक्वल टू बच्चों क्या लिख देंगे, mg के बराबर, ठीक है। अलग अलग नेचर का है लेकिन है तो फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो इससे हम लोग क्या है, टेंशन निकाल लेते हैं कि इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, mg के बराबर। लिख लो इसको, देखते हैं जरा, ठीक है। ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, पुली के साथ एसोसिएटेड है। पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। अगर पुली बच्चों मासलेस है तो हमको पता है कि जब तक एक स्ट्रिंग होता है तो टेंशन क्या होता है, सेम। स्ट्रिंग अगर अलग हो गया तो वहां पर टेंशन अलग हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिर इसमें पूरा डायग्राम बनाना चाहें, देखो ये क्या है, पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस, यानी कि सब जगह पर एक ही स्ट्रिंग है ना, टेंशन एक होगा, ठीक। कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, सिर्फ हम रस्सी में बना रहे, ठीक। कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्टेड। देखो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ से अवे डायरेक्टेड होगा। ये क्या था, यहाँ से एक रस्सी, ये अलग रस्सी है तो अलग टेंशन होगा। फिर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, ये भी कितना होगा, T1। बना दिया ऐसे कर करके। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिस भी चीज़ का आप स्टडी करना चाहते हो उसको अलग करो और उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो बनाओ। यहाँ पर क्या लग रहा हो, ग्रेविटी लगा रहा है m1g, ये लगा रहा है ग्रेविटी यहाँ पर m2g। फ्री करें तो फ्री अगर करें तो देखो क्या है, बनाना हमको कैसे चाहिए, m1 इस तरह से हो गया, लेकिन इसको एज अ पॉइंट मास बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाहरी कौन कौन इस पर क्या कर रहा है वो बताओ। तो बोले ग्रेविटी है बाहरी, वो इस पर लगा रहा है m1g। ऐसे एक रस्सी अटैच है, वो खींच रहा है, हाँ तो वो बताओ, ऊपर की ओर खींच रहा है कितना से, T से। तो ये हो गया। लेकिन सटीक बनाने का क्या है, हम पॉइंट मास इसको लेकर के करते हैं। m1 ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है m1g। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं, क्योंकि दे आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। लेकिन सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट हो जाएगा जीरो, यानी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g। हमने इसको सिस्टम माना अलग और एनालिसिस कर लिए। फिर क्या करते हैं, m2 को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। तो m2 पर देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, बनाने की कोशिश करना। नीचे लग रहा है m2g, बाहरी दुनिया में उसके साथ कौन कौन अटैच, क्या क्या कर रहा है वो, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच, वो क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है अपने के तरफ। तो दिस इज T2, सॉरी क्या है, T। इक्विलिब्रियम में है, लेकिन पहले पॉइंट मास कर करके लिख लें। तो नियम कहता है ना कि पॉइंट मास कर करके लिखो, लेकिन आगे के न्यूमेरिकल्स में ना हम ऐसा ही कर करके बना देंगे, ठीक है, ताकि ना एक थोड़ा सा दिमाग पिक्चर बने। अच्छा ठीक है m2 है, तो उसको गलत मत ट्रीट करिएगा।
कि सर आपने बोला था पॉइंट मास और आप बना रहे हो ऐसे कर करके, आप लोग के लिए करेंगे वो चीज़। तो ये सिंस इक्विलिब्रियम एफ नेट 0, इसलिए ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा बराबर, तो टी बराबर क्या हो गया m2g। तो देखो क्या है इक्वेशन 1 देखे t इक्वल टू m1g भी है और t इक्वल टू m2g भी है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल करके आता है कि 1 और 2 से कि भैया दोनों t बराबर, तो m1g जो होगा वो m2g के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, g कट गया। हेंस अगर ऐसा केस है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में पूरा है सब, तो दोनों को मास को सेम ही होना पड़ेगा। यानी समझ लो इधर 5 kg तो इधर भी 5 kg, तभी जा करके इक्विलिब्रियम में होगा। कहीं 6 हो गया ना तो नीचे गिरने लगेगा। ये मतलब इसका हो गया। तो दोनों मास का हमने बना लिया। जरा पुली का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? पुली का। तो पुली पर क्या क्या लग रहा है? पुली मासलेस है, इसका कोई मास तो है नहीं, तो इसका तो mg लगेगा नहीं। पुली है, पुली के सराउंडिंग में क्या क्या है? एक इस साइड स्ट्रिंग है, तो वो क्या कर रहा है वो देखिए। इस साइड स्ट्रिंग है, वो क्या कर रहा है पुली को, वो देखिए। इस साइड स्ट्रिंग है, वो क्या कर रहा है पुली को, वो देखिए। ये वाला नीचे खींच रहा है, ये वाला नीचे खींच रहा है, ये वाला ऊपर खींच रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट से हमको पता है अवे डायरेक्टेड होता है। तो पुली का अगर बनाना होगा बच्चों तो क्या करेंगे, ये पुली हो गया, इधर है टी, इधर है टी और ऊपर क्या है T1। सिंस इसका मास है 0 तो नो mg, इसका तो mg लगेगा नहीं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है का मतलब क्या हो गया, एफ नेट क्या हो गया 0। तो ये देखो जरा, ऊपर है T1, नीचे क्या है, नीचे T और इसी पर क्या है एक और T लग रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा बराबर। हेंस T1 बराबर हो जाएगा T प्लस टी। अपवर्ड में T1 है, नीचे इतना है, तो T1 बराबर देखो क्या हो जाएगा 2T। इस तरह से बनाया जाता है। अगर इसका मास होता ना तो हम mg ऐसे करते, फिर टी जो है अलग टेंशन होता, क्या होता तो वो करते। तो ये न्यूमेरिकल बनाने का तरीका हो गया। बोलेगा पुली मासलेस, तो ये टी तो दोनों जोड़ करके 2t हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये t/2 तो दोनों मिला करके t हो जाएगा, वो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक एंड ड्रॉ ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो भाई एक तो जो इसका मास है तो mg तो लगेगा, लेकिन ये जो mg लगा किधर लगा है, तो जो पृथ्वी है ना यहाँ पर बना हुआ उसके सेंटर के पास लगा है। अट्रैक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो भाई ये हो गया मान लो एक्शन बचो, तो इसका रिएक्शन कहाँ जनरेट होगा, जहाँ पृथ्वी का टोटल मास है ना वो कितना होगा mg ही होगा, क्योंकि दोनों gm1 m2/r² होगा। उसको सॉल्व करके लाए mg, तो इधर से भी mg इधर से mg, तो दीज आर क्या हो गया पता है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो बोलेगा ना mg का एक्शन रिएक्शन कहाँ है, एक तो बोलेंगे जो ब्लॉक पर लग रहा है तो उसका किसी को भी एक्शन बोल दो, किसी को भी रिएक्शन। एक और क्या है, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आया तो चार्जेस का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो कौन होता है कांटेक्ट फोर्स। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन की बात अभी हम कर नहीं रहे, तो ये दोनों के बीच में तो वो इसको धक्का देता है, वो इसको धक्का दिया जाता है। दिस इज नॉर्मल नॉर्मल। These are क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर्स, यही देखो बच्चों क्या, अब लेक्चर जैसे पढ़ोगे ना, इसके बाद हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी कब रीड किया करो, लेक्चर्स देखने के बाद। अब एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो देखो क्या मजा आएगा पढ़ने में। हर चैप्टर का ऐसा ही है, सब चीज़ें क्या है समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है सब। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हमने बना दिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक बताना है, तो वो क्या है, कौन है वो, कौन है वो, तो बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक वो है तो क्या, वो है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन किधर, जो ऊपर की ओर लग रहा है वो, क्योंकि ग्राउंड उस ब्लॉक को धक्का दिया ऊपर। दो चार्ज है बच्चों, ये प्लस चार्ज, ये मारा इसको धक्का, ये मारा उसको धक्का, ठीक है। हाँ, तो हम कैसे करें, तो सिस्टम मान लेते हैं अभी, किसको समझने के लिए पता है, ब्लॉक को। तो ब्लॉक को आप पूरा एनालिसिस करो, ये है मेरा ब्लॉक, देखते हैं एनालिसिस करके। नीचे लग रहा है ब्लॉक, क्या क्या फोर्स लेते वो समझना है, किसको किसको हम लोग लिखे वो से लिखे। क्या सिखाए थे, ब्लॉक पर कौन कौन लगा रहा है दुनिया में ना वो लिखो। ब्लॉक क्या कर रहा है वो नहीं लिखना है, ब्लॉक जमीन को धक्का दे दिया वो नहीं लिखना है,
ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा है, ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा है। ब्लॉक पर ग्रेविटी इसको पकड़ करके नीचे खींच लिया, हाँ ये लिखो। जमीन से अटैच है ना, जमीन मारा धक्का ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये लिखो। तो यही दोनों लिखाएगा। तो ये समझ में आता कि भैया ये क्यों नहीं लिखाएगा। बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत जरूरी है समझना। ये हो गया। अब क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट 0 होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो भैया ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, बराबर। क्या कर देंगे, बराबर। हेंस देखो क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअली जो है ना कैसे आता है सॉल्व करके वो है। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम नेचर का होना चाहिए, नहीं है इसलिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ये ड्रॉ ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज। इसको वेज बोलते हैं, ऑन द ब्लॉक। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, यहां पर इसका आइडिया तो अब तक हो चुका होगा, बहुत बार हमने रिजॉल्व किया है। m जो है तो ग्रेविटी लगाएगा इस पर, किधर, mg वर्टिकली नीचे ऐसे लगा दिया ग्राउंड। जहां जहां दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस का इंटरेक्शन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर देखो एक ऐसे है बच्चों, है ना, तो यहां पर एक आएगा, ये उसको धक्का देगा, मान लो कि n1, तो भाई ये इसको भी धक्का देगा, वो क्या हो जाएगा n1। प्लस प्लस चार्ज है मारा एक दूसरे को, ठीक। यहाँ पे भी सरफेसेस कांटेक्ट, फिर से प्लस माइनस प्लस प्लस है रिपल्सिव नेचर का, तो भैया अलग सरफेस इन कांटेक्ट तो अलग। ये क्या हो गया n2, ये कर लिए। mg ऐसे है, जब भी इंक्लाइंड प्लेन आता है बच्चों तो हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। किधर, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि कोई भी ब्लॉक आगे चल करके देखोगे चलेगा किधर, इधर, तो मोशन इधर होगा, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन में हम रिजॉल्व करते हैं। तो इसका जो रिजॉल्विंग होगा, एक इस साइड हो जाएगा कितना, mg साइन ऑफ थीटा, और इस साइड हो जाएगा क्या, mg कॉस ऑफ थीटा। ये हमने बहुत बार बताया है, वेक्टर्स हो गया, मोशन स्टेट लाइन, सब में बहुत बार आया है, ठीक है। तो हम मान करके चलो बच्चों, पढ़ा हुआ है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको बताना है कि लेट इस m जो ब्लॉक का है ना, उसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। तो सिस्टम किसको माने, m जो ब्लॉक है उसको सिस्टम मान लिए। तब क्या करना है, इस पर कौन कौन लग रहा है वो बताओ। तो बताओ भाई, तो देखिए क्या है, m ऐसे हो गया, जैसे बना हुआ ना वैसे ही बनाता हूं। कैसे, ऐसे, ठीक ठीक। देखो ये एक इसका mg लगा नीचे की ओर, तो भैया एक इसका mg लगा नीचे की ओर, इसके साथ कौन अटैच है, ये वेज। तो सराउंडिंग वाला क्या कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, तो ये वेज जो है ना इस पर लगा रहा है उधर की ओर, तो इस पर इधर की ओर लगा रहा था। दिस इज क्या है, नॉर्मल रिएक्शन n1। तो ये हो गया, पता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसको पॉइंट मास मान करके कर सकते थे, ऐसे पॉइंट मास कर लिए, तो इधर हो गया मेरा n1 और इधर हो गया क्या चीज, mg। अब बच्चों देखो जरा क्या है, बोलता है क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक कितना होगा, यानी वो हमको निकालना क्या है, निकालना है नॉर्मल रिएक्शन n1। तो बोले ना रिजॉल्विंग किधर किया जाता है, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब है कि जो mg है ना, इस भाई साहब को आप रिजॉल्व करिए किधर, दो डायरेक्शन में। तो अगर हम रिजॉल्व करें, कर ही लेते हैं, देखो यहाँ ऐसे है, ये मेरा m है, तो इस साइड क्या है n1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब इसका रिजॉल्व किए तो एक इस डायरेक्शन में आ रहा है mg cos ऑफ थीटा, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो इधर आ रहा है क्या है, वो mg साइन ऑफ थीटा। यानी कि अलोंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम देखें कि सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है का मतलब है कि ये ब्लॉक ना इस वेज को तोड़ करके इधर आ रहा है ना इधर उड़ जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी ग्रेटर नहीं होगा, मोशन में तो है नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सब डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो जीरो। तो इस डायरेक्शन में अगर देखें नेट फोर्स जीरो कर दो, तो हेंस n1 और ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। सिंस तो डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, m इज इन इक्विलिब्रियम, f नेट कौन सा डायरेक्शन में, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या हो जाएगा ये, जीरो।
हेंस n1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है ना, देखो अब यहाँ पर बोलोगे सर क्या बोले थे कि रोटेशन तक में ये यूज होगा, वो यही है कि इधर mg cos थीटा भी है, दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, तो भाई वो n1 लगाए n1 लगाया। तो लगता है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना रहे हो कुछ कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन सा n1 ले, ये ले कि ये ले, कि सभी लिख दे। वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि वो लिखना है जो उसके सराउंडिंग में जो भी अटैच हो या जो है ना उस पर क्या क्या लगा रहा है, तो ये वाला n लिखाता है, ना कि ये n1 कौन है, ये m लगा रहा है इधर, वो नहीं लेना है। यही कॉन्सेप्ट रोटेशन तक जो है यूज होने वाला है बच्चों, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना कि अच्छा एक्शन रिएक्शन बच्चों, ये तो देख चुके हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलोगे तो यहाँ पर ऐसे जो है, यहाँ हो जाएगा ये mg और इधर भी क्या हो जाएगा mg, तो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ये तो ठीक है, चलो ये तो इसको तो हम लोग कर चुके हैं ना, मैंने बना दिया था। अब यहाँ पर बताइए ड्रॉ ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर और नॉर्मल रिएक्शन बताओ कि क्या है। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इसका मास देखो, सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करते हैं। यहां पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट है 1 नंबर, यहां पर दो सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट है 2 नंबर, यहां पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट देखो इधर है तो 3 नंबर, यहां पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो 4 नंबर। क्या हो गया, 4 नंबर। जैसे कि अगर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बच्चों आप लोग को समझाने का कोशिश करूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, कभी भी कोई सर्कल ऐसे बना दो, सर्कल अगर किसी पॉइंट पर ना, पॉइंट P पर अगर नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे बनाने के लिए ना, तो परपेंडिकुलर पता है कहां से पास करता है, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। कहां से पास करता है बच्चों, सेंटर से पास करता है, सर्कल के, स्फीयर के। जैसे mg लगा, ये इसको दबा रहा है, देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस है ना, तो क्या करेगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऊपर लगा दिया, ये नीचे लगा देगा नॉर्मल रिएक्शन। सेम मैग्नीट्यूड का लगता है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो ऊपर n, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ जरा, है ना, क्या है देखो, ये ऊपर n लगाया तो ये भी नीचे क्या लगा देगा, नॉर्मल रिएक्शन n। सरफेस ऑफ कांटेक्ट में ये हुआ, तो दिस इज एक्शन रिएक्शन, mg एक्शन रिएक्शन, ठीक है। कहीं भी यहां पर बोलेंगे तो भैया ऐसे कर दो, परपेंडिकुलर इट विल पास थ्रू द सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑलवेज पासेस थ्रू द क्या हो जाएगा, सेंटर से। सर्कल में जब आ रहा तो देखो 4 कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, यानी 4 नॉर्मल रिएक्शन होगा। वो कैसे लगता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो 2 चार्ज का है, यानी F1 F2 तो F2 बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये सरफेस ऐसे इसके परपेंडिकुलर में, तो इधर होगा मान लो N1 तो इधर भी हो जाएगा N1, लेकिन वो पास कहाँ से करेगा, सेंटर ऑफ द जो भी स्फीयर है ना, तो ये N1 तो इधर हो गया N1। कैसे हम समझेंगे, ये समझ लो कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, ये दीवार वाला धक्का दिया उसको, वो वाला धक्का दिया इसको, 2 साइमल्टेनियसली लगा, कूलम्स लॉ जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर सेंटर से पास करेगा, दिस इज N2 तो दिस इज N2। नेक्स्ट 3, तो ये हो जाएगा इधर N3, तो बच्चों इधर हो जाएगा क्या चीज, N3 नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। अब क्या है, ये है और ये यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो कैसे होगा, कांटेक्ट है तो सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस कैसे है, तो यानी कि कोई सर्कल हो चाहे स्फीयर हो, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, तो 90 डिग्री, इट विल पास थ्रू द सेंटर। तो देखो ये ब्लॉक उसको धक्का देगा, वो ब्लॉक इसको धक्का देगा। कैसे समझेंगे, प्लस चार्ज, वो उसको, ये इसको, रिपल्सिव इन नेचर, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। स्ट्रिंग रहेगा तो टेंशन, स्ट्रिंग नहीं है भाई, तो ये उसको धक्का मारा जो कि सेंटर से पास करेगा, लेट इट बी N4, 4 है ना, तो ये वाला जो है देखो इसके सेंटर से पास करेगा, ये हो जाएगा क्या चाहिए, N4। ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर्स। और इसका मास अगर m है तो mg तो नीचे लगेगा ही, ये हो जाएगा क्या, M1g, है ना, ग्रेविटी वाला। फिर इसका जो है तो वो लगेगा अपना, क्या हो जाएगा, M2g। और इसका ये मान लो अगर एक्शन है तो रिएक्शन कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। इसका रिएक्शन मान लो कहाँ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कोई भी। तो ये बनाने का बच्चों तरीका हो गया। नेक्स्ट इसको देखो जरा, अब तो तुरंत बना लोगे। क्या है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ 1 नंबर, एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ 2 नंबर, इसका मास है तो mg भी लगेगा। तो भाई mg लग गया, लेट नीचे की ओर। कॉन्टैक्ट एक इसको रिएक्शन दिया तो ये इसको रिएक्शन दिया, लेट इट बी N1 तो N1। फिर देखो यहाँ पर ये इसको दिया तो दिस इज N2, तो ये इसको दे देगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, N2। ऐसे
कांटेक्ट पॉइंट पे। ये देखते हैं सारे जो है ना क्वेश्चन के रूप में आने वाला है आगे चल करके। अभी कॉन्सेप्ट, एक रड है इस तरह से दीवार पे रखा हुआ है, इसका मास है m। तो कोई भी अगर रड जैसे इस तरह से हो या फिर कोई स्फीयर वगैरह भी हो ना, तो उसका जो mg लगता है ना वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है हमेशा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे है, तो एग्जैक्ट जो mg लगेगा वो कहाँ लगेगा, मिडिल पॉइंट पे। मान लो l लेंथ है ना, तो l/2 पर, तो वो लग गया नीचे mg हो गया। एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बनाओ। ये कांटेक्ट पॉइंट, तो ये पहला कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के साथ। ये लैडर जो है सीढ़ी, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट 2। कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर में क्या लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जमीन उसको धक्का दिया तो भैया ये जो है इसको धक्का देगा। तो ये बनाने का तरीका कैसे होगा, एकदम 90 डिग्री सरफेस के। फिर ये इसको लैडर को धक्का देगा, ये इसको धक्का दिया, दिस इज N1 कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये ग्रेविटी। ऐसे इस पर तो एनसीईआरटी में बच्चों देखो एक क्वेश्चन भी है बहुत तगड़ा, रोटेशन के अंदर और यहाँ भी दोनों जगह पे। ये देखते हैं दो ब्लॉक्स अगर एक दूसरे के साथ है तो बताओ कि कैसे कैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या। एक तो अगर M1 है तो M1G लगेगा, M2 है तो M2G लगेगा, ग्रेविटी वाला तो लगेगा ही। ये दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट है, फिर ये दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट है, तो यहाँ पर एक कांटेक्ट, यहाँ पर दो कांटेक्ट, बस दो ही कांटेक्ट सरफेस है, यानी कि दो नॉर्मल रिएक्शन। तो एक इसको ऊपर लगा दिया, लेट इट बी N1, तो इस पर लगा देगा N1, ये इस पर लगा देगा N2, तो ये इस पर लगा दिया N2। हो गया। मैं इधर बना दूं क्या, लेट, देखो बना कहीं भी सकते, बना रहे इसलिए ताकि आप लोग को है ना समझ में आए। ये इसको, जमीन इसको धक्का दे देगा, ये इसको धक्का दे देगा, ये हो गया N2 और M1G तो लग ही रहा है, तो भैया M2G भी लगेगा। M1 M2 हम हमेशा सेंटर से ऐसे कर करके बनाते हैं। अब यहाँ पर ना बोल रहा है क्या, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन M1 एंड M2, या फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2 और फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M2 एंड ग्राउंड, ऐसे करके, यानी N1 और N2 निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं बच्चों, तो लेट M1 को उठा लिए, M1 पर बाहरी क्या लगा रहा है, एक M1G लगा रहा है। M1 किसी से अटैच है क्या, M2 से अटैच है। वो क्या कर रहा है वो देखो, तो वो इस पर धक्का लगा रहा है, किधर, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर लगा दिया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कहीं चल नहीं रहा है, इस लेक्चर में कहीं नहीं चलेगा। तो इक्विलिब्रियम में जैसी है, ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया, बराबर। तो N1 बराबर हो गया क्या, M1G। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सटीक पॉइंट मास करके बनाना है, मैं ये आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर M2 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसके साथ कौन कौन अटैच है, एक है ग्राउंड। सबसे पहले तो बच्चों ग्रेविटी जो है भैया इसका ये M2G लगा, ठीक है। इसके सराउंडिंग में जो जो है वो सब इस पर क्या क्या कर रहा है, वो फोर्स लगाओ। जमीन है, जमीन M2 को धक्का दिया, किधर, ऊपर की ओर, तो भैया ऊपर की ओर धक्का दिया, या फिर यहाँ बनाओ ऐसे, ऐसे जमीन धक्का दिया उसको, ठीक है। इसके साथ और कोई अटैच है क्या, बिल्कुल अटैच है। कौन अटैच है, M1। वो इसको क्या किया, वो इसको इधर धक्का दिया है N1, तो वो इसको इधर धक्का दिया है N1। ऐसे हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब क्या करते हैं, सिंस इक्विलिब्रियम में है, कहीं चल नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे सब फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में कौन कौन लग रहा है देखो जरा, सिर्फ एक N2। नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, N1 और M2G, यानी कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। N1 हम निकाल चुके हैं, क्या है, M1G। तो देखो ये जो हो जाएगा ना N2, ये हो जाएगा M1G प्लस क्या हो जाएगा, M2G। यानी कि अगर कभी सवाल पूछेगा ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक M2, ये है ये। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1, वह N1। तो ऐसे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं जरा, 3 ब्लॉक है, वाह एकदम दंदना दो बच्चों एकदम। भाई इसका एक M1 है तो M1G लगा, एक इसका M2 है तो M2G लगा, एक इसका M3 है तो M3G लगा। ग्रेविटी तो सबका अपना अपना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों कांटेक्ट में है तो एक दूसरे को धक्का दिया था, दिस इज N1, तो ये भी हो गया N1। ये दोनों कांटेक्ट में है, ये इसको धक्का देगा N2 से, तो ये इसको धक्का देगा N2 से। ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये इसको धक्का दिया N3 से, तो ये इसको धक्का दिया N3 से। सर क्या कर रहे हो,
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मेरे को निकालना है कि M2 M1 पर कितना धक्का देगा, यानी N1 निकालो। M2 ये M3 M2 पर कितना धक्का देगा, यानी N2 निकालो। ग्राउंड इसको कितना धक्का देगा, यानी N3 निकालो। कैसे निकालेंगे, तो जो है ना सबको अकेला बाहर निकालो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट मास बनाना है, लेकिन मैं आप लोग के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। देखो सराउंडिंग क्या क्या कर रहा है वो बताओ। इस पर एक M1G लगा, ठीक है, ये और किसी के साथ अटैच है क्या, हाँ अटैच M2। वो क्या कर रहा है, वो इसको धक्का दे रहा है इस पर, किधर, ऊपर की ओर है। तो भाई इक्विलिब्रियम में यानी कि F नेट 0 ऊपर नीचे बराबर, तो जितना ऊपर लग रहा है वो नीचे के बराबर होगा, तभी तो ये कहीं नहीं जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जरा M2 के बारे में बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बोले भाई M2 ऐसा है, सराउंडिंग इस पर क्या क्या कर रहा है, एक तो ग्रेविटी इस भाई साहब को नीचे खींच रहा है, ठीक है। M2 के साथ कौन अटैच है, M1, वो क्या कर रहा है, वो धक्का दे रहा है, इसको दबा रहा है, किधर, नीचे की ओर, तो दिस इज N1, ठीक। ये और किसी के साथ अटैच है M3, वो क्या कर रहा है, इसको देखो धक्का दे रहा है, किधर, ऊपर की ओर। सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ऊपर नीचे बराबर। ऊपर में कौन कौन लग रहा है, तो ऊपर में सिर्फ N2 है। नीचे कौन कौन लग रहा है, N1 और M2G, तो दिस इज N1 और M2G, दोनों नीचे हो गया। N1 मेरा आ चुका है, वो यहाँ पर रख देंगे, तो दिस इज M1G प्लस क्या हो गया बच्चों, M2G। तो ये हो गया पता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। अब हम मतलब M3 का बनाते हैं जरा। तो M3 का कैसे होगा, तो ये हो गया मेरा M3, ठीक है। एक तो ग्रेविटी बाहर वाला खींचा इसको, और इससे जो अटैच है ना वो सब क्या कर रहा है, ग्राउंड इसको धक्का दिया, देखो ऊपर की ओर, तो दिस इज N3। और किसी के साथ सराउंडिंग में है क्या अटैच, बिल्कुल है, N3 अटैच है M2 के साथ, वो क्या कर रहा है, वो इसको दबा रहा है इधर, N2। तो ये क्या हो गया, N2। सिंस इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे बराबर। ऊपर कौन लग रहा है, सिर्फ N3। नीचे कौन लग रहा है, तो N2 है और M3G है, तो ये क्या कर देंगे, N2 और M3G। देखते हैं बच्चों क्या N2 है, M1G प्लस M2G, ठीक है, और ये M3G हो गया। यानी देखो अगर ग्राउंड पूछेगा कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, M1G प्लस M2G प्लस क्या हो जाएगा, M3G। तो इस तरह से ना हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सारा पैरामीटर्स हम लोग निकालते हैं। तो ये रहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन को लेकर पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। अब आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। थैंक यू।